बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे सबसे पहले उनको देख लेते हैं। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। उसके अलावा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव भी फाइंड करना है बाय यूजिंग पावर रूल। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब आ जाएंगे तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल किस तरीके से अप्लाई करना है, आज के इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फाइंड करना डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बात आएगी बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल की कि तो कुछ वेल नोन फार्मूलाज हैं। वो वेल नोन फार्मूलाज का जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से जो पहला फार्मूला है वो ये है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है थीटा। याद रखने वाली क्या चीज़ है कि जो भी साइन के एंगल में क्वांटिटी होगी वही क्वांटिटी आपके डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, और लिमिट भी वही होगी और उसी क्वांटिटी को अप्रोच करना चाहिए ज़ीरो के। इसीलिए मैंने एक ही फार्मूला को दो डिफरेंट वेरिएबल से लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कल को अगर आपको यहाँ पे लिखना पड़ जाए लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ टी ओवर टी इज इक्वल टू 1। या इससे भी बढ़ के अगर हमारे पास आ जाता है लिमिट फोर टी स्केयर अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो हमारे पास साइन ऑफ एंगल के अंदर क्या होना चाहिए, वही क्वांटिटी होनी चाहिए जो अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, यानी कि फोर टी स्केयर। और जो एंगल के अंदर साइन के एंगल में क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में डिवाइड होना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास चीज़ आती है 1। ठीक हो गया। ये फार्मूला आइडेंटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फ़र्क है? आइडेंटिटी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की जो मर्जी वैल्यू हो हमारे लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल ही है। दूसरी तरफ अगर मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू नहीं होगा। ये ट्रू तभी होगा जब x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी या 2 होगी, सॉरी, या x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। यानी कहने का मतलब हो गया कि इक्वेशन जो है वो ट्रू कब होती है, फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लेकिन जो आइडेंटिटी होती है फॉर वो ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। मैंने कहा था कि दो फार्मूला, एक फार्मूला तो ये हो गया, एक और फार्मूला है जो लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा। एक मिनट में यहाँ पे इस जो टर्म लिखा है इसको मिटा देता हूँ, इसको रेस कर देते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो। ये अब ये क्या चीज़ है, ये है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस साइन थीटा ओवर थीटा विच इज़ इक्वल टू 0, या 1 माइनस कॉज ऑफ एच ओवर एच व्हेन एच अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू 0। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास इस जो दूसरे वाले क्वेश्चन को अगर हम प्रूव करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम जो चीज़ प्रूव करेंगे वो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 को प्रूव करेंगे, और इसको प्रूव आज ही के लेक्चर में करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ थ्योरम्स को डिफाइन करना पड़ेगा, और वो थ्योरम है स्क्यूज थ्योरम या वेल नोन सैंडविच थ्योरम। ठीक है। अब ये सैंडविच थ्योरम है क्या असल में?
इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बाज़ स्टूडेंट्स या बाज़ लोगों के ये ख्याल होता है कि ये जो फार्मूला हमने पहले डिफाइन किया है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन, यही स्क्यूज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम है। बिल्कुल भी नहीं, ये आइडेंटिटी है। स्क्यूज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम एक थ्योरम है, आइडेंटिटी कुछ और चीज़ होती है, थ्योरम कोई और चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम स्क्यूज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्क्यूज थ्योरम और सैंडविच थ्योरम को समझने की। स्क्यूज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम को जो अलजेब्रिकली या इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसकी स्टेटमेंट है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि लेट्स सपोज एक घर है, उसमें तीन बहन भाई हैं, ठीक है। और उन तीन बहन भाइयों में एक का नाम है लेट्स सपोज अकबर, ठीक है। और अकबर से बड़ी उसकी बहन है जिसका नाम है अलीशा, और अलीशा से बड़ा एक और भाई है जिसका नाम है असद, ठीक है। तो अब ये तो एज वाइज बड़े हैं, तो इनके जो फादर हैं उन्होंने डिसाइड ये किया कि इनको जो पॉकेट मनी या वो देंगे रोज़ की, वो भी इस तरीके से देंगे कि अकबर को अलीशा से कम या अलीशा के बराबर पॉकेट मनी देंगे, और इसी तरीके से असद को अलीशा से ज़्यादा या अलीशा के बराबर जो है वो पॉकेट मनी मिला करेगी। तो अब हुआ ये कि ईद आ गई। जब ईद आ गई तो अकबर के पास जो टोटल पॉकेट मनी बनी वो 100 रुपीज़ बनी, और असद के पास कितनी बनी, वो भी 100 रुपीज़ बनी। अब हमने सोचना ये है, या हमें पता ये करना है कि अलीशा के पास कितने पैसे हुए होंगे। अब देखें ना, अलीशा का हमने पहले एक रूल डिफाइन कर दिया हुआ है कि जब भी पॉकेट मनी मिलेगी तो अलीशा को असद से कम मिलेगी या बराबर मिलेगी, लेकिन अकबर से ज़्यादा मिलेगी या अकबर के बराबर मिलेगी। अब क्योंकि अकबर को 100 मिली है तो अलीशा को या तो 100 होनी चाहिए या 100 से ज़्यादा होगी। लेकिन दूसरी तरफ असद को भी 100 रुपीज़ मिले हुए हैं, तो इसका मतलब है 100 से ज़्यादा अलीशा को मिल ही नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ एक ही हुआ कि अलीशा के जो पॉकेट मनी है ईद वाले दिन, वो कितनी है, 100 रुपीज़ ही। अगर इसी को हम मैथमेटिक्स में ले जाएं, अकबर को मैं ये समझता हूँ कि ये एक रूल है, और इस रूल के मुताबिक मैं ये कहता हूँ कि अकबर को मैं कहता हूँ कि दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन और इक्वल टू, अलीशा को कहता हूँ मैं ये फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स है, और दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू, असद को मैं कहता हूँ कि दैट इज़ एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर आप लिमिट ले रहे हैं, और लिमिट आपको पता है कि x अप्रोचेस टू कोई रियल नंबर b, f ऑफ x इज इक्वल टू L1, लिमिटिंग वैल्यू L1 है। इसी के साथ लिमिट आप ले रहे हैं x अप्रोचेस टू b, लिमिट वही होनी चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, बात समझें, इवेंट एक ही होना चाहिए, डे एक ही था। ऐसा नहीं है कि अकबर को एक दिन पहले 100 रुपीज़ मिले थे और अलीशा को उससे अगले दिन जो है वो 100 रुपीज़ मिले थे तो बराबर हो गए। नहीं नहीं, ये सेम डे होना चाहिए। एक्स अप्रोचेस टू बी, एक्स अप्रोचेस टू बी, जी सॉरी एच ऑफ एक्स अगर इक्वल टू ज़ीरो है, इसे मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, बी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू L1 है, देन सैंडविच थ्योरम क्या कहेगा? सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास तीन फंक्शन ऐसे हैं, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स, और इसके साथ ये पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू n1, और लिमिट x अप्रोचेस टू बी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू L1। तो फिर होगा क्या कि जो आपके पास लिमिटिंग वैल्यू होगी
x approaches to b के corresponding for g of x it is also equal to L1। ये सैंडविच थ्योरम है। अगर मैं इसको ग्राफ के ज़रिए आपको समझाना चाहूँ तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इधर देखें, मैं एक कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास एक्स वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। ठीक है, मैं इस एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हुआ ये कि हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन को मैं ये कहता हूँ कि ये फंक्शन कुछ डिफाइन है इस तरीके से। सॉरी, फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से। इस फंक्शन का नाम क्या है? लेट्स सपोज ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और एक और फंक्शन मैं कंसीडर करता हूँ और वो फंक्शन है कुछ इस तरह से। ठीक है, और इस फंक्शन का क्या नाम है? इस फंक्शन का नाम है एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक और फंक्शन कंसीडर करते हैं जो के फंक्शन कुछ इस तरीके से, और इस फंक्शन का नाम है g ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक x की वैल्यू, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वैल्यू है, x की वैल्यू c है, तो c के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये वाली हाइट होगी ना, यानी फंक्शन की वैल्यू ये, विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू एल। ठीक है, यानी कि इसको मैं कह रहा हूँ कि ये L1 है, ये हाइट L1 है। तो अब नोट करें कि अगर मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर f ऑफ सी 4 ले रहा हूँ तो h ऑफ सी जो होगा वो भी 4 होगा, या ये कह लें कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू सी h ऑफ सी वो भी 4 होगा। अब क्योंकि ये जो येलो वाला फंक्शन है वो इन दो फंक्शंस के दरमियान में से पास आउट हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है जब वो g इस c के करस्पॉन्डिंग आएगा तो उस वक्त भी इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या होगी? वो 4 ही होगी ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इस तरीके से कोई कर्व है हमारे पास एफ ऑफ एक्स और दूसरी एच ऑफ एक्स के दोनों सी पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो दरमियान में से पास होने वाली कर्व है उसकी लिमिट भी उस पॉइंट के ऊपर वही होगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं सैंडविच थ्योरम।